हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात कर रहा हूँ दोस्तों सरफेस सब सरफेस ड्रेन्स बैक फिल मटेरियल और ट्रेंच एक्सकवेशन वर्क के बारे में। इसमें पार्ट 2 देख रहे हैं आप। तो हमने पहले बताया था कि पाइप जो हम यूटिलिटी पाइप यूज करते हैं ड्रेन्स में, वो कई प्रकार की यूज करते हैं, तो उसके बारे में बताया गया था। तो उसी का पार्ट कुछ इसमें दिया हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों। तो इसमें बताया गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपिलीन। सेक्शन 300 में देखेंगे तो उसमें पूरी डिटेल्स मिल जाएगी आपको। क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपिलीन, polyethylene and unperforated pipes of metal, vitrified clay, cement, concrete, asbestos, cement, PVC, PP, PE. The type, size and grade of the pipe to be used shall be as specified in the contract. In no case, however, shall the internal diameter of the pipe be less than 100 mm. Holes for perforated pipes shall be on one half of the circumference only and conform to the spacing indicated on the drawings. Size of the holes shall not ordinarily be greater than half of a D86 size of the material surrounding the pipe, subject to being minimum 3 mm and maximum 6 mm. D85 stands for the size of the sieve that allows 85% of the material to pass थ्रू इट। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो हम पाइप्स यूज करेंगे तो वो क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीप्रोपिलीन या पीपी या पॉलीएथिलीन, पीई या धातु विट्रीफाइड या क्ले, सीमेंट, कंक्रीट की पाइप हो सकती है। एस्बेस्टस, सीमेंट, पीवीसी, पीपी, पीई के गैर छिद्रित पाइप भी। उपयोग किए जाने वाले पाइप का प्रकार, आकार और ग्रेड अनुबंध में निर्दिष्ट के अनुसार होगा। तथापि किसी भी स्थिति में पाइप का जो आंतरिक डायामीटर है वो 100 mm से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इसके बारे में बताया गया कि जो पाइप का डायामीटर होगा वो आंतरिक जो इंटरनल डायामीटर होगा वो 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। और इसमें छिद्रित पाइपों के लिए छेद परिधि के केवल एक आधे हिस्से पर होना चाहिए। और जो भी ड्राइंग्स में डायरेक्टेड किया गया, स्पेसिफाइड किया गया, उसके अंतराल के अनुरूप होना चाहिए। और जो उसमें होल्स का आकार होगा वो आमतौर पर डी के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसे डी आकार का होना चाहिए होल्स। और पाइप के आसपास की सामग्री का आकार न्यूनतम 3 mm और अधिकतम 6 mm के होने के अधीन होनी चाहिए। और इसका जैसे जो इससे वाटर जो भी ड्रेन्स का पानी निकलेगा वो डी आकार में निकलेगा और डी के छलनी के आकार को दर्शाता है, जो कि 85% मटेरियल को इससे गुजरने देता है। इसके बाद दोस्तों इसमें नीचे देखेंगे आप लिखा हुआ बैक फिल मटेरियल। उसके बारे में बताया गया कि बैक फिल मटेरियल सेल कंसिस्ट ऑफ साउंड टफ हार्ड ड्यूरेबल पार्टिकल्स ऑफ फ्री ड्रेनिंग सैंड, ग्रेवल्स मटेरियल्स और क्रस्ट स्टोन सैंड सेल बी फ्री ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, clay, walls or other deleterious matter unless the contract specified any particular gradings for the backfill material are requires these to be designed on inverted filter criteria for filtration and permeability to the approval of the engineer. The backfill materials will be provided on the flowing lines. दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो बैक फिलिंग सामग्री में जैसे ध्वनिक या कठोर या टिकाऊ कणों से मुक्त जल निकासी वाली जो रेत, बजरी जैसे मटेरियल है, या उसमें कुचले हुए पत्थर शामिल होंगे। और जैविक मटेरियल जो है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, और मिट्टी के गोले या अन्य डिलीटेरियस मटेरियल से मुक्त होना चाहिए। जो भी उसमें हानिकारक पदार्थ है उससे वो मुक्त होना चाहिए। बैक फिलिंग जब हम करेंगे तो ऐसा मटेरियल हमको यूज करना जो हार्ड और ड्यूरेबल हो और डिलीटेरियस मटेरियल से फ्री हो, और ग्रेवल्स पार्टिकल्स हों, उसमें क्रस्ड स्टोन्स हो और क्ले वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मटेरियल हमको यूज करना है। और जब तक कि अनुबंध में बैक फिलिंग मटेरियल के लिए कोई विशेष ग्रेडिंग निर्दिष्ट नहीं करता है, ये इंजीनियर के अनुमोदन के लिए इस पद और पारगम्यता के लिए उल्टे फिल्टर मापदंड पर इन्हें डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं है। तो बैक फिल सामग्री निम्नलिखित पंक्तियों पर प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों इसमें बताया गया है
कि जो हम बैग फिलिंग करेंगे तो उसकी 3 ग्रेडिंग दी हुई है, और उसी 3 ग्रेडिंग के अनुसार अकॉर्डिंग हम जो भी मटेरियल हम यूज करेंगे तो वो ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही हमको यूज करना है। जैसे फर्स्ट इसमें दिया हुआ पहली ग्रेडिंग के लिए क्लास 1 के लिए, वेयर द सॉइल मेड विद इन द ट्रंच इज ऑफ फाइन एग्रीगेटेड grained types sealed clear mixture thereof the backfill materials shall conform to class 1 grading set out in table 303। तो इसमें जहाँ खाई में मिली मिट्टी महीन दाने वाली प्रकार की होती है, जैसे गाद मिट्टी या उसका मिश्रण, तो बैकफिल मटेरियल में टेबल नंबर 303 में निर्धारित किया गया कि वो ग्रेडिंग फर्स्ट में यूज की जाएगी, वो ग्रेडिंग फर्स्ट में आएगा। तो ऐसे मटेरियल जो है वो क्लास 1 में ली जाएगी। इसके बाद वेयर द सॉइल मेट विथ इन द ट्रेंच इज ऑफ कोर्स सेल टू मीडियम सैंड आर सैंडी टाइप द बैक फिल मटेरियल सेल करेस्पॉन्ड टू क्लास सेकंड ग्रेडिंग ऑफ टेबल 303। एंड इसमें बताया गया कि जहाँ खाई में मिली मिट्टी मोटे दाने वाली हो या मध्यम रेत की तरह हो या रेतीले प्रकार की हो, तो उसमें बैक फिलिंग मटेरियल को हम उसको ग्रेडिंग सेकंड में रखते हैं, क्लास सेकंड में उसको रखा जाएगा। वो टेबल 303 में उसको सेकंड क्लॉज में रखा गया है। और इसके बाद थर्ड नंबर देखेंगे दोस्तों, तो उसमें लिखा हुआ है कि वेयर सॉइल मीट विद इन द ट्रंच इज ग्रेवली सैंड द बैकफिल मटेरियल सेल करेस्पॉन्ड टू क्लॉज थर्ड ग्रेडिंग ऑफ टेबल 303। तो इसमें बताया गया कि जहाँ खाई में मिली मिट्टी बजड़ी रेत या बैकफिल सामग्री तालिका 303 की कक्षा में ग्रेडिंग थर्ड में उसको रखा जाएगा। ग्रेडिंग थर्ड के अनुरूप होगी, वो जो मिट्टी होगी वो ग्रेडिंग थर्ड के अनुरूप होगी। जो ग्रेवल पार्टिकल्स होंगे जिसमें सैंडी सॉइल होगी वो बैकफिल मटेरियल में टेबल 3 के अकॉर्डिंग क्लॉज 3 में रखा जाएगा, उसको उसके अनुरूप हमको बैकफिलिंग करना है, मटेरियल का चयन करना है। तो इसके बारे में बताया गया दोस्तों। इसके बाद बोला गया है कि जियो सिंथेटिक्स फॉर यूज द सब सरफेस एंड ड्रेन्स सेल कन्फर्म टू दी रिक्वायरमेंट्स एज पर सेक्शन 700। तो इसमें बताया गया कि जो उप सतह नाली के साथ उपयोग के लिए जो हम जियो सिंथेटिक मटेरियल का यूज करेंगे वो क्लास 700 के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप होगा। तो इसके बारे में दोस्तों इसमें डिटेल्स दी हुई हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे बताया गया कि ट्रंच के बारे में। ये ट्रंच एक्सकवेशन क्लॉज 309.3 में ट्रंच फॉर द सब surface drains shall be excavated to the specified lines, grade and dimensions shown in the drawings, provided that width of trench at pipe level shall not be less than 450 mm. The excavation shall begin at the outlet end of drain and proceed towards the upper end where unsuitable material is met with a trench bed. The same shall be removed to such a depth as directed by the engineer and backfilled with approved materials which shall be thoroughly compacted to the specified degree। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि उप सतह नालियों के लिए खाई की खुदाई ये ड्राइंग में दिखाए गए अनुसार लाइनों या ग्रेड हो या उसके डायमेंशन के लिए की जाएगी, और बशर्ते कि पाइप के स्तर पर खाई की चौड़ाई जो होगी वो 450 mm से कम ना हो, ये ध्यान में रखा जाएगा। और एक्सकवेशन नाले के निकास छोर पर शुरू होगा और ऊपरी छोर की ओर आगे बढ़ेगा, तो मतलब नीचे से शुरू होगा और ऊपर की तरफ वो बढ़ता जाएगा। जहाँ के अनुपयुक्त मटेरियल जो है सुटेबल ट्रंच है वो बेड पर मिलता है तो उसे इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट गहराई तक हटा दिया जाएगा और अनुमोदित सामग्री के साथ जो वहाँ स्वीकृत सामग्री मटेरियल होगा उसको वापस भर दिया जाएगा और उसे निर्दिष्ट डिग्री तक पूरी तरह से कॉम्पैक्ट किया जाएगा। तो उसके बारे में बोला गया दोस्तों कि जो भी सुटेबल मटेरियल इंजीनियर द्वारा अप्रूव्ड किया गया उसको वहाँ फिल किया जाएगा और अनसुटेबल मटेरियल को वहाँ से निकाला जाएगा, उसके बाद उसको कॉम्पैक्ट किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें लिखा हुआ है क्लास 309.3.4 में लेइंग ऑफ पाइप एंड बैक फिलिंग। Laying of pipe in the trench shall be started at the outlet end and proceed towards the upper end to the lines and graded specified। पाइप बिछाने और बैक फिलिंग करने के लिए बताया गया कि खाई में पाइप बिछाने का काम आउटलेट के अंत में शुरू किया जाना चाहिए और ऊपरी छोर की ओर बढ़ना चाहिए जो निर्दिष्ट लाइनों और ग्रेड के लिए सही है। मतलब कि हमको जो पाइप बिछाएंगे तो हम ये काम निचली छोर से शुरू करेंगे जिधर पानी जाएगा और बढ़ते क्रम में हमको ऊपरी छोर की तरफ बढ़ते जाना है और पाइप को बिछाते जाना है, जिधर से पानी आएगा तो अपर एंड की तरफ बढ़ते जाना है। इस प्रकार से हमको पाइप की लेइंग करना है दोस्तों, तो उसके बारे में बताया गया है इसमें। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ट्रेंच एक्सकवेशन के बारे में भी डिटेल्स दी हुई है।